अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में बहुत कुछ है क्योंकि आज कुछ सवालात वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी उठाए हैं कि जो पैसे खैर पख्तूनख्वा को दिए गए थे सूबाई हुकूमत को लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, उस पर क्या उन्होंने किया, कैपेसिटी बिल्डिंग हुई या नहीं हुई। लेकिन कुछ अहम स्टोरीज़ आपके सामने पहले रखते हैं। बिलाखिर कुछ नैब एक्टिव हुआ है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कल इजलास भी हुआ है, उसमें कुछ केसेस को खोलने का फैसला हुआ है, दोबारा से खोलने का फाइल्स को फैसला हुआ है, जैसे मालम जब्बा केस है। मैं उस तफसीलात में आने से कबल आपके सामने नैब के हवाले से एक अहम स्टोरी रखना चाह रहा हूँ। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने एक कॉल अप नोटिस दिया, बाकायदा तहक़ीक़ात नैब कर रहा है। ये कोरोना वायरस फंड्स के अंदर मुबैना तौर पर जो बेज़ाब्तगियाँ सामने आई थी खैर पख्तूनख्वा में, इस हवाले से अहम तरीन तहक़ीक़ात है। तकरीबन ये मामला 2.9 अरब रुपए का था जब ऑडिट रिपोर्ट में आया था। ये नोटिस एक्स एडिशनल डीजी हेल्थ सर्विसेज को सर्व किया गया है और इनको 2 फरवरी को तलब किया गया है। ये कॉल अप नोटिस है, इस उनसे तमाम फैक्ट्स मांगे गए हैं एज अमेंडेड बाय द नैब एक्ट 2022 जो ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक। इंक्वायरी अगेंस्ट ऑफिसर्स ऑफिशियल्स ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट खैर पख्तूनख्वा एंड अदर्स रिगार्डिंग करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स व्हाइल प्रोक्योरिंग गुड्स फॉर कोविड-19। तो कोरोना के दिनों के दौरान जब चीज़ों की खरीदारी हुई, प्रोक्योरमेंट हुई, उसमें होने वाली मुबैना करप्शन के हवाले से नैब ने नोटिस लिया है और नैब इस तहक़ीक़ात को आगे बढ़ा रहा है। तो ये कॉल अप नोटिस नैब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से सर्व हुआ है। जैसा मैंने कहा कि 2 फरवरी की तारीख है। इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात खैर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत के हवाले से हुए थे। इसे बताया गया था, जिसका नैब ने नोटिस भी लिया है, कि ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी, यानी रिपोर्ट में दिखाया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर 20 से 23 हज़ार रुपए का है, लेकिन इन एक्चुअल वो 1,19,000 रुपए का एक सिलेंडर खरीदा गया। इसी तरह इसकी मद में तकरीबन 4 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान सूबाई महकमे को या आप कह सकते हैं कौमी खजाने को हुआ। इसी तरह कार्डिक मॉनिटर की खरीदारी के अंदर तकरीबन 45 मिलियन यानी 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और उसमें भी बेज़ाब्तगी सामने आई। यहाँ पर रैपिड रिस्पांस टीम को जो पेमेंट्स दी गई तकरीबन 37 करोड़ रुपए की, उस पर भी कहा गया कि वो ऑथराइज्ड पेमेंट्स नहीं थी या खिलाफ ज़ाब्ता पेमेंट्स दी गई। इसी तरह से जो मुख्तलिफ खरीदारी अशिया की हुई, जैसे मिसाल के तौर पे वेस्ट की डिस्पोजल हुई, उसमें कहा गया कि तकरीबन 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मजमूई तौर पर इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो निशानदेही हुई कि तकरीबन 2.9 अरब रुपए का नुकसान कौमी खजाने को कोरोना वायरस फंड्स के दिनों में खैर पख्तूनख्वा में उनके महकमा सेहत की तरफ से हुआ। ये आपके सामने सूरत हाल हमने रखी। मेरे साथ डॉक्टर अस्फंदियार साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है उसके अहम ओहदेदार हैं खैर पख्तूनख्वा के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपसे पहले आगाज करना चाहूंगा डॉक्टर अस्फंदियार साहब, नैब ने नोटिस लिया है, नैब बिल आखिर वहां के महकमा सेहत की फाइलें खोल रहा है। मेरी इत्तलात यह है कि उन्होंने रिकॉर्ड भी किया है कुछ सीज, और इसके साथ साथ फंड्स की जो नकलो हमल हुई है उसकी तफसीलात भी इकट्ठी कर ली हैं। अब ये नोटिस सर्व हो रहे हैं वहां के साबिक ऑफिशियल्स को। आपको लगता है ये 2.9 अरब कहा जा रहा है, क्या इससे बड़ा मामला हो सकता है और ये कितना संगीन मामला है कोरोना के फंड्स में खैर पख्तूनख्वा में जो करप्शन हुई है? डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। जो आप बात कर रहे हैं करप्शन की, पहले तो हम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि कहीं 9 साल बाद वो पहली मर्तबा एक्शन ले रहे हैं। करप्शन की जो बात हो रही है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो अभी एक जो वो हो रहा है, नैब जिसकी तहकीकात कर रही है, वो सिंपल एक टिप है आइसबर्ग की। अगर ये अंदर जाएंगे तो यहाँ पे अरबों खरबों रुपए की करप्शन हुई है। ये तो सिर्फ डीजी ऑफिस का रिकॉर्ड है। जब ये लोग हर एमटीआई का एहतसाब करेंगे, हर एमटीआईज की तहकीकात करेंगे, वहां पे जो जितना सामान खरीदा गया है, आप देखें रिकॉर्ड मंगवाए, हर एमटीआई ने कोविड के दौरान अरबों रुपए लगाए हुए हैं। सामान खरीदा है, अरबों का सामान आया है, लेकिन अस्पतालों में कुछ नहीं था, न किसी को सहूलियात दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो हॉस्पिटल्स थे, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल थे, बाकी जो हॉस्पिटल थे वो सबसे हाई मोर्टेलिटी थी इनकी। यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिविस्ट थे नहीं कि वेंटिलेटर्स यूज कर सके। तो ये ऐसी बातें थी कि बड़ी मुद्दत बाद। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो आप कह रहे हैं कि एडीजी के ऑफिस से जो पेमेंट्स गई हैं, यानी अगर 37 करोड़ रुपए पे किए गए रैपिड रिस्पांस टीम को, या रैपिड एंटीजन जो टेस्टिंग किट्स हैं उसकी खरीदारी के दौरान 36-35 करोड़ रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगी सामने आई है, या ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी या कार्डिक मॉनिटर की खरीदारी या फिर जो दीगर तफसीलात सामने आई है, आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ क्या ये मरकजी फंड था? इसके अलावा जो आप जो कह रहे हैं एमटीआईज में हुआ है, वो क्या अगर सब्सिडीज हैं उधर कितने कितने, तो वो दीगर अजला की आप बात कर रहे हैं या वो भी पेशावर की बात कर रहे हैं? आप क्या इसकी मुराद है आपकी?
देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, ये तो एक डीजी ऑफिस का रिकॉर्ड है। इस कोविड के दौरान लेडी रीडिंग में भी वो हुआ है, ऑडिट हुआ है। वहां पे जो ऑडिट पेरेज आए थे वो भी कई अरबों के थे। इस तरह खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में जो ऑडिट पेरेज आए थे वो भी अरबों में थे। और बाकी सूबे में जहां भी मतलब कोविड के दौरान जहां भी फंड्स मुहैया किए गए, इस तरह करप्शन के इल्जामात आते रहे। हमने ये भी सुना था कि एक एलआरएस के उहदेदार को कोविड के दौरान उससे इस्तीफा लिया गया कि उस पर करप्शन साबित हुई थी, और उसके बाद उसी उहदेदार को किसी और हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटल डायरेक्टर लगाया गया। तो ऐसे वाकयात काफी ज्यादा हैं इस सूबे में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सूबे के अवाम के साथ जुल्म ये हुआ कि यहाँ नेब सोई हुई थी, यहाँ बाकी तहकीकाती इदारे सोए हुए थे, और वो इन्हें फ्री हैंड था। अच्छा, तो आप अभी भी ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये अगर नैब तहकीकात कर रहे हैं 2.9 अरब रुपए की, आप कह रहे हैं कि ये और ज्यादा अरबों रुपए का मामला हो सकता है। नैब अगर एडीजी को नोटिस सर्व कर रहा है साहब का, तो आप समझते हैं ये काफी नहीं है? आप कहते हैं दीगर एमटीआईज को भी नोटिस सर्व होने चाहिए इस केस के अंदर, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, हम समझते हैं कि हर एमपीआई का एहतसाब हो। अच्छा। हर उस बंदे का एहतसाब हो जो इस करप्शन में उनका नाम आ रहा है। सबका हेल्थ मिनिस्टर जो है उनका भी एहतसाब हो, क्यों उनके दौर में करप्शन हुई है। उनके आसपास जो लोग थे जिन पे हाथ उठाए जा रहे हैं उनका भी एहतसाब हो। भाई, एहतसाब के लिए सबको पेश होना चाहिए। जब एक तरफ ये मदीना की रियासत की बात कर रहे हैं, तब जाके एहतसाब भी दे। ये सूबा क्यों दिवालिया हुआ, इन सब बातों की पूछगछ होनी चाहिए। कहां गए ये पैसा? ये तो बता रहे थे कि हम हॉस्पिटल्स को बाहर मुल्कों के स्टैंडर्ड्स का ला रहे हैं। कहां पे वो स्टैंडर्ड है? कैसा स्टैंडर्ड है? वो तो अभी तक हमें कुछ चेंज नजर नहीं आई। अच्छा, सही है डॉक्टर साहब, अगर ज्यादा एक ब्रेक हमें लेनी है। मैं ये बता रहा हूँ नाज़रीन, स्टोरी से हमने आगाज किया प्रोग्राम का, ये नहीं है अब जिस तरह हमारा प्रोग्राम है हम भी कहें तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये कोरोना फंड्स की तहकीकात हैं। इसके अलावा कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कुछ अहम नोटिस लिए हैं, और साथ साथ कुछ और अहम तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं जाली भर्तियों के हवाले से। ये भी आपके सामने रखेंगे, और वज़ीर आज़म ने जो आज बयान दिया है कि फंड्स किधर गए और सवालात उठाए, उन पर भी बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने अहम तरीन मामला तर्ज हुक्मरानी के हवाले से बेनकाब खैर पख्तूनख्वा के हो रहे हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बढ़ती हुई दहशतगर्दी और जो वफाक ने खैर पख्तूनख्वा हुकूमत को पैसे दिए उसकी अकाउंटेबिलिटी पे सवाल उठाया कि आखिरकार वो लॉ इन्फोर्समेंट के बिल्ड करने में क्यों इस्तेमाल नहीं हुए। साथ साथ असेंबली में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि दहशतगर्द दोबारा कैसे पनपे, दोबारा ये जिन कैसे बेकाबू हुआ। क्या इसमें भी साबका हुकूमत की कन्फ्यूज पॉलिसी जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं? वज़ीर साहब ने जो अहम सवालात उठाए वो क्या थे, लेट्स हियर दिस। पीछे जो वाक़यात हुए कि जी वफाक से हमें पैसे नहीं मिल रहे, तो 40 अरब रुपए आपको औसतन साल का मिल रहा है। किसी और सूबे को 40 अरब छोड़ के 40 पैसे नहीं मिले, और आप कहेंगे कि हमारी सीढ़ी जो है उसमें कमज़ोरियाँ हैं, सामान नहीं है, फलां नहीं है, उसमें बंदूकें नहीं हैं, नाकाबिले यकीन है। ये किसने कहा था ये जिहादी हैं और ये पाकिस्तान के दोस्त हैं? किसने कहा था कि जनाब इन्होंने हथियार डाल दिए और जनाब ये बिल्कुल पाकिस्तान के अमन और तरक्की में हिस्सा होंगे? ये वो चुपते हुए सवालात हैं जो मैं समझता हूँ कि आज पूरी कौम मुझसे और आपसे मुक़्तदर शख्सियात और इदारों से पुकार कर पूछ रही। नाज़रीन, ये सारे अहम सवालात वज़ीर साहब ने उठाए, और साथ साथ कल जिस तरह मैंने बताया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी एक इजलास हुआ। इस इजलास के अंदर ये जिस तरह फंड्स की बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, ये पैसे किधर गए, बहुत से अहम सवालात और बहुत से अहम केसेस पे दोबारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब से पूछा कि आखिरकार उन केसेस का क्या हुआ। उन्होंने पूछा जी, नूर आलम खान साहब ने इस कमेटी के इजलास में और इंकशाफ किया कि खैर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर मुलाजमतें दी गई बगैर इश्तिहार के, और जो PAC ने यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ऑर्डर जनरल को हिदायत दी कि इसकी तहकीकात की जाए। सूबाई असम्बली और दीगर महकमों में इश्तिहार दिए बगैर भर्तियाँ हुई। BRT, बिलियन ट्री, सुनामी, इसके अलावा दीगर केसेस में तहकीकात जल्द मुकम्मल की जाएँ। और उन्होंने ये कहा जी कि मैंने KP की टैक्स बोर्ड समेत कई मजीद केसेस नैब भिजवाए हैं, और कई साबिक वज़रा
अरबपति बन गए। साबिक उजरा के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात भी की जाए। और नैब खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान और डीजीज पर रिश्वत लेने का भी इल्जाम है और मैंने केसेस की जल्द पैरवी और मालम जब्बा केस दोबारा खोलने के लिए चेयरमैन नैब को खत भी लिखा है, नूर आलम साहब ने कहा था। लेकिन कुछ संगीन सवालात हैं। दहशतगर्दी का जिन भी कैसे बेकाबू हुआ, सूबाई हुकूमत की इसमें क्या नाकामी नाअहली थी, और ओवरऑल फेडरल लेवल पे या रियासती सतह पर जो पॉलिसी मेकिंग थी उसका कितना खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर निसार चीमा साहब भी मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा, मेंबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी हैं। चीमा साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए ये बताइए कि ये बड़े संगीन सवाल आते हैं जो वज़ीर साहब उठा रहे हैं कि पैसा देते रहे 40 अरब रुपए साल का। एक तो पॉलिसी रियासत की तरफ से ऐसी फॉलो की गई कि दहशतगर्दी पनपी, और दूसरा सूबाई सतह पर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोई काम नहीं हुआ। चीमा साहब, ये कितना बड़ा जुर्म था चीमा साहब की नजर में? देखिए, गुजारिश ये है कि जब मुल्क इस तरह के खिलाड़ियों और अनाड़ियों के हवाले कर दिया जाएगा तो नताइज इसी तरह के बरामद होंगे जी। ये तो देखें, पीटी गवर्नमेंट जो केपी में है पिछले 10 साल से हुकूमत कर रही है, पिछले 10 साल से पीटीआई की हुकूमत है, और ये हुकूमत जो है ये बदतरीन गवर्नेंस और लॉलेसनेस और ये बददियानती और करप्शन की ये एक मुंह बोलती एक मिसाल है, और बहुत बड़ी एक मिसाल है। और मैं समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी नाम की तो कोई बात ही नहीं थी, कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात की, सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात नहीं, हम तो कई बार बात कर चुके हैं, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कई बार डायरेक्शन भी दी है। ये बात सही है कि ये मालूम जब्बा केस हो, बिलियन ट्री ये जो है ये सारा ये स्कैंडल हो, ये BRT पेशावर के मामलात हों, इस तरह की ये है कि करप्शन ही करप्शन। तो बात यह है कि कोई, चूँकि मैंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं थी, कोई शफाफियत नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ना ट्रांसपेरेंसी ना अकाउंटेबिलिटी, ना कोई ये है कि जैसे होता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी बिफोर लॉ या अकाउंटेबिलिटी बिफोर अल्लाह, ये दोनों का कोई तसव्वुर नहीं है। तो बात यह है कि ये 10 साल में जो कुछ है कि वो उन्होंने किया है केपी में, और पिछले 4 साल में फेडरल गवर्नमेंट में जो कुछ रहा कि उन्होंने किया है, उसकी साथ पूरी कौम भुगत रही है जी। जी साहब, ये जो दहशतगर्दी के हवाले से बात है, एक तो पॉलिसी फॉलो की गई, दूसरी बात ये जो शहबाज शरीफ साहब फंड्स की बात कर रहे हैं कि 40 अरब रुपए साल का दिया गया, फिर भी वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं थे, और हमारे पास पुलिस के पास ना इक्विपमेंट थी, ना CTD के पास इतनी इक्विपमेंट थी। तो ये जानबूझ के पैसे नहीं दिए जा रहे थे आगे पुलिस को कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, ये पॉलिसी थी ऊपर से इनकी, या फिर क्या था मामला? देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब की ये बात सही है, जिस तरह मैंने कहा कि देखें जितने अरब रुपए उनको मिलते रहे, लेकिन चूंकि पूछने वाला नहीं था, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो वो जो है बदतरीन गवर्नेंस भी थी और बददियानती भी थी, करप्शन भी थी। तो ये करप्शन और बदतरीन गवर्नेंस का ये कि जो मजबूआ जो है वो उसी की वहाँ के अवाम भी और हम सब भुगत रहे हैं जी। और अभी भी इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी से जल्द करा लें, तो उन्होंने 10 साल में दिया क्या है सूबे को जो आज हम भुगत रहे हैं, इसकी नतीजा फिर इलेक्शन करके चाह रहे हैं उनकी हुकूमत आ जाए, वो फिर क्या करेंगे आने के बाद? चीमा साहब, नहीं आके वो यही करेंगे जो कुछ वो 10 साल उन्होंने केपी में किया, या 4 साल जो है फेडरल गवर्नमेंट में रह के किया है, और अगर हुकूमत में नहीं आएंगे तो कंटेनर पे चढ़ जाएंगे और वही कुछ करेंगे जो 126 दिन के धरने के दौरान उन्होंने किया था। यानी ये कौम को लाकानूनियत पे उकसाएंगे, सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे, गैस और बिजली के बिल जलाएंगे, पुलिस पे हमले करेंगे, PTV पे हमले करेंगे, इस तरह की भी है कि वो हरकतें करेंगे। पूरी कौम को याद है जी वो, यानी उनका किरदार जो है वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, दोनों सूरतों में इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल रश्क रहा है, नाकाबिल रश्क, बहुत अफसोसनाक जी। सही, जिस तरह सूबे को नुकसान पहुंचाएगा निसार चीमा साहब, आपने जिस तरह कहा कि ये नाअहली है भी हो सकती है, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, लेकिन ये तो मुझे शुबा जाता है कि एक स्ट्रैटेजिकली सोची समझी साजिश के तहत, जिसे कहा जाता है ना कि आप किसी चीज को सबोताज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ये तो वो कहानी नजर आती है जिस तरह उन्होंने हाल किया है सूबे का, जो आज हम जहां खड़े हैं, और दहशतगर्दी का जिन भी बेकाबू कर दिया दोबारा, और ये इस पर लोग रो रहे थे, ANP कह रही थी बार बार कि क्यों नहीं नोटिस हो रहा, नहीं कुछ नहीं किया उन्होंने जी। नहीं, देखें बात यह है, देखें गुजारिश ये है कि उनकी नाअहली है, ना तजुर्बाकारी है, कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं, कोई विजन नहीं, कोई टीम नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ नाअहली थी, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस और ये लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। तो बात यह है कि अपनी चीज़ें अपनी जगह सही हैं, लेकिन ये में बददियानती भी थी, बदतरीन गवर्नेंस भी थी, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि जानबूझ के उन्होंने कोई दहशतगर्दी के जिन को बेकाबू किया, ये नहीं है। अच्छा, मैं बदनीति नहीं कहूँगा, बददियानती अपनी जगह है,
बदतरीन गवर्नेंस अपनी जगह है, लेकिन मैं बदनीति नहीं कहूँगा, नीतों के हाल अल्लाह जानता है। हर हुक्मरान जो है उसका दिल चाहता है कि ये है कि वो वहाँ पे वो को डिलीवर करें और ये है कि कोई बेहतर से बेहतर सिस्टम जो है वो लाएं और उसमें इम्प्रूवमेंट करें। लेकिन ये है कि चूंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं थी, टीम नहीं थी, विजन नहीं था और कोई तजुर्बा भी नहीं था, और ज़ाहिर है उसका फिर नतीजा यही निकलना था। लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के दहशतगर्दी को हवा दी, ये बात नहीं है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कि मैं ये नहीं कहता कि वो कोई जानबूझ के उन्होंने मुल्क के साथ ये दुश्मनी की और दहशतगर्दी को उन्होंने जानबूझ के बेकाबू किया, ये बात नहीं है। ठीक है, दुरुस्त। अच्छा सीमा साहब ये बताएं, क्योंकि आप लोगों ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मेरी मुराद है, आपने एक नहीं कई बार नैब से सवाल पूछा है कि केसेस का क्या हुआ, और ये मुझे याद है कि कई प्रोग्राम्स में यहाँ पर भी हमने आपसे पूछा और बार बार ये हुआ कि इजलास हुआ, नैब को बुलाया गया कि फला केस का क्या हुआ, फला केस का क्या हुआ। अब आपको लगता है कि नैब कुछ कर रहा है, या अभी भी आपको ये लगता है कि नैब उसी सुस्त रवि से चल रहा है, या फिर अभी भी किसी मसलहत का शिकार है इन केसेस को लेकर? आपको क्या लगता है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। सिस्टम हमारे जो हैं वो वैसे उसमें बड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन नैब भी और बाज़ केसेस में FIA भी वो ये है कि इसमें ज़रूर वो पेशरफ्त होगी इंशाल्लाह। सही, वो अपने काम कर रहे हैं और मेरा ख्याल ये है कि ये वो जो कल्प्रिट्स हैं वो इस सज़ा से नहीं बच पाएंगे जी। सही, उम्मीद रखते हैं। जिस तरह कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में जाली भर्तियों का तस्करा भी हुआ था, तो हमारे पास भी कुछ ऐसी शिकायत जो नैब को मौसूल हैं, लेकिन हम इनको यकीनी तौर पर अभी नैब तहक़ीक़ात कर रहे हैं तो इसलिए आपके सामने पब्लिक नहीं कर सकते। लेकिन एक MPA ने किस तरह अपने भांजे, भतीजे, बच्चे, मामू का बेटा, चचा का बेटा भर्ती किए हुए हैं, किसी को सब इंस्पेक्टर, किसी को ग्रेड 17, किसी को ग्रेड 16, फिर सूबाई असेंबली में अलग भर्तियां हुई हैं, दीगर महकमों में अलग भर्तियां हुई हैं। आज मरीम नवाज साहिबा ने भी कुछ अहम सवालात उठाए हैं कि दहशतगर्दी पर और साथ साथ वहाँ की नाक़िस हुक्मरानी के ऊपर उन्होंने क्या कहा, जरा सुनाते हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट कि मरीम नवाज साहिबा ने क्या कहा। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ दिन पहले तक 10 साल इमरान की हुकूमत रही है। कितने साल? तो कौम ये सवाल पूछती है कि 10 साल में तुमने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की क्या कैपेसिटी बिल्डिंग की है? वहां पर उनके पास कोई चीज नहीं है, ऑफिसर्स के पास, पुलिस के पास निहत्ते सीनों पर गोलियां खा रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को तो सिर्फ हेलीकॉप्टर के खर्चों के लिए रखा हुआ था। तो क्या कैपेसिटी बिल्डिंग की है? मैं ये भी बता दूं कि आज दहशतगर्दी की बात करने वाला कान खोल के सुन ले कि जब ये 4 साल वजीर आजम रहा, 8 मीटिंग्स हुई सिक्योरिटी पर पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर। ये एक भी मीटिंग में नहीं गया, एक भी मीटिंग में नहीं गया। लीडर ऑफ द हाउस था, जाली सही वजीर आजम तो था ना। और आज भी जब जरूरत पड़ती है फोरेंसिक लैब की, तो शहबाज शरीफ की बनाई हुई लैब में पंजाब में आते हैं ये। 8 कमेटी मीटिंग्स बुलाई गई, उसमें ये आए नहीं, तो कितना पार्लियामेंट को कितना सीरियसली लिया गया दहशतगर्दी से टैकल करने के लिए साबका हुकूमत में? निसार चीमा साहब, जैसा मरियम साहब कह रही हैं 8 इजलास हुए, उसमें नहीं आए, या फिर कोई पॉलिसी डायरेक्शन नहीं था। आप असेंबली रुको ने, आप बताएं, आपको लगता है कि ये पार्लियामेंट को भी एतमाद में लेते थे अहम फैसलों के वक्त या मुज़ाकरात के वक्त तालिबान से? नहीं, देखें, बात ये पार्लियामेंट को भी इन्होंने कभी सीरियसली नहीं लिया। देखें, बात ये है कि सब वज़राए आज़म को पार्लियामेंट में आना चाहिए, नेशनल असेंबली में आना चाहिए, उनको वक्त देना चाहिए। सबसे मुक़्तदर ऐवान है, सबसे यानी बाला ऐवान है, और मैं समझता हूँ कि ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का ये ऐवान जो है, इसके तक़द्दुस का भी, इसकी अहमियत का भी तकाजा ये है कि तमाम जो कायदे ऐवान हैं, जो वज़राए आज़म हैं, उनको ये ऐवान में आना चाहिए, लाजमी आना चाहिए। इमरान खान साहब का ये है कि जो उनके विज़िट हैं, ये है कि ऐसे कैजुअल से विज़िट नेशनल असेंबली के, वो तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। 4 साल दौर में उन्होंने कभी सीरियसली नहीं लिया, ना ऐवान को, ना अपोजिशन को साथ लेके चलने की कोशिश की, ना कभी ये है कि उन्होंने, देखें, बड़े से बड़े वाक़यात हुए। आर्टिकल 370 इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो था उसको रिवोक किया, और ये कि वो उसको ये कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया। इसने इमरान खान साहब ने अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया, उन्होंने जारहियत की और इन्होंने अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। कोविड-19 की बात आई, इन्होंने कभी यह है कि अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। कभी मईशत की बात हुई, कभी इन्होंने अपोजिशन को साथ लेके चलने की बात नहीं की, ना कोशिश की। खुद जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उस वक्त पहली तकरीर में लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने, इनको
पेशकश की, क्या चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बात करें, लेकिन उस वक्त चूंकि इनमें एक तंग नजरी थी, एक मुंतकमाना ज़हनियत थी, एक यानी विंडिक्टिव माइंडसेट था और रौनत थी, फिरौनियत थी, इस वजह से उन्होंने हमारा जो बढ़ा हुआ दस्ते तावन था उसको झटक दिया। हम फिर कहते हैं कि इनको आज भी बैठना चाहिए, पूरी कौमी सियासी क़यादत के साथ इमरान खान को बैठना चाहिए और मईशत समेत मईशत हो, मईशत की ज़बून हाली हो जिसके ये खुद जिम्मेदार हैं, या ये दहशत गर्दी हो, इन दोनों बड़े मसाइल के ऊपर मिलकर काबू पाना चाहिए और उसके लिए पूरी कौमी सियासी क़यादत को सारे सियासी मुफादात से बाला तर होकर इकट्ठे बैठना चाहिए। सही। लेकिन जिम्मा साहब, ये तो अभी इलेक्शंस की उन्होंने रट लगाई हुई है, अभी भी कुछ गवर्नर केपी और गवर्नर पंजाब के लेटर्स आए हैं, उस पर आपने सुना इमरान खान साहब कुछ देर कबल आए थे, टीवी पे बोल रहे थे कि इलेक्शंस को सबोताज करने की साजिशें हो रही हैं और ये इलेक्शंस नहीं होने देंगे। तो उनको तो सिर्फ इलेक्शन की फिक्र लगी हुई है, दहशतगर्दी से जो लोग वहां पर जो जाने जा रही है ना उसकी फिक्र है, ना महंगाई का जो तूफान है ना उसकी फिक्र नजर आ रही है, और जो उन्होंने सूबे के साथ किया है नाकिस हुक्मरानी, उसका जो खमियाजा सूबा भुगत रहा है उसकी भी उन्हें कोई फिक्र नजर नहीं आती। वो तो सिर्फ इलेक्शंस पे बज़द हैं और वो कोई और बात तो करने को तैयार नजर नहीं आते। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। उनको देखें, बात यह है कि उनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं है सिवाय किसी तरह से मुझे वापस कुर्सी मिल जाए, वापस इक़्तिदार मिल जाए। इक़्तिदार हासिल करने के लिए और इक़्तिदार अपना जो कायम रखने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हर रसूल को, हर अखलाकी ज़ाब्ते को, हर पार्लिमानी ज़ाब्ते को, हर जमहूरी असूल को और ज़ाब्ते को पामाल करने के लिए वो तैयार रहते हैं, इक़्तिदार में आने के लिए और इक़्तिदार में रहने के लिए। अब चूँकि इक़्तिदार से बाहर हैं तो यह है कि वो जैसे होता है ना कि एक वो अपना जैसे वो अब जो मेंटल बैलेंस है वो खो चुके हैं बदकिस्मती से। अब यह है कि उनको बड़े से बड़े वाक़यात हो जाएं। देखे पूरी कौम जो है वो जो है खून के आंसू रो रही है, जो कुछ दहशतगर्दी हुई है, जो कुछ ये जुल्म हुआ है, बर्बरियत हुई है, दरिंदगी हुई है ये पेशावर में मस्जिद के अंदर। तो ये है कि इनको कोई ना उसका कोई ख्याल है ना एहसास है, सवाल ये है कि किसी तरह से मुझे कुर्सी मिल जाए। ये क्या तरीका है, क्या माइंडसेट है? देखें, बात यह है कि इस वक्त यह कि दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला है, मईशत की ज़बून हाली जो है बहुत बड़ा मसला है, इनके ऊपर सबसे पहले काबू पाना ज़रूरी है। सही। अच्छा, साथ साथ ये डॉक्टर असफंदिया साहब आपकी तरफ भी आना चाहूँगा इस बात को लेकर कि मरीम नवाज साहबा ने जो बात की लैब्स की पंजाब में कि खैर पख्तूनख्वा के अंदर, और ख़ास तौर पे जब हमने ये देखा कि ये जब सूरत हाल दहशतगर्दी की वहाँ पर हुई और उसके बाद अस्पतालों की जो सूरत हाल थी, एकदम लोड बड़ा इमरजेंसी नाफिज की गई, तो वहाँ पर कितनी नाकिस सेहत की सहूलियात थी, क्योंकि फ्रंट लाइन सूबा है जो दहशतगर्दी में हमेशा मुतासर रहा है और हमेशा से हमने देखा है कि यहाँ पर जानी ज़्यादा रहा है दूसरे सूबों के मुकाबले में। तो अस्पतालों में सेहत की सूरत हाल क्या थी? और जिस तरह मरीम साहबा ने अभी कहा कि यहाँ पर जो लैब नहीं थी और पंजाब में फॉरेंसिक के लिए भेजा गया, तो क्यों नहीं थी लैब? डॉक्टर असफंदिया साहब, क्यों ये आप वाईडीए में हैं, ये बता सकते हैं? क्या इस तरफ तवज्जो नहीं थी या फंड्स नहीं थे, मसला क्या था? डॉक्टर असफंदिया साहब देखें, जो हमारा हेल्थ सिस्टम था यहाँ पे जो तरजीहात थी वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ हेल्थ सिस्टम को ले जाना था, तरजीहात का फर्क था। लेकिन मैं यहाँ पे खिराज तहसीन पेश करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स को, जो पिछले 2008 से आप ले ले, जब भी खुदकश धमाके हुए हैं, जब भी इस तरह सूबे पे वक्त आया है, तो इन्हीं डॉक्टरों ने कुर्बानियां दी हैं। इन्होंने इस मखदूम सूरत हाल में भी आ गया कि अगर इनके पास इक्विपमेंट्स भी नहीं थी, लेकिन इन्होंने बेहतरीन खिदमात दी हैं। और आज भी इन डॉक्टरों के साथ जो इम्तियाजी सलूक हुआ पिछली हुकूमतों में, इन्हें जिस तरह टार्चर किया गया, इन पे जिस तरह मुकदमात बनाए गए, लेकिन जब इस सूबे पे सख्त वक्त आया है, चाहे वो कोरोना में हो, चाहे वो सैलाब की सूरत हाल में हो, या चाहे इस सूबे में धमाकों की सूरत में हो, यही डॉक्टर्स आगे आए हैं और इन्होंने इस सूबे की खिदमत की है। जो सामान की कमी है, जहाँ ये फॉरेंसिक लैब्स की कमी है, तो मैं इसकी जिम्मेदार इसलिए पिछले 9 साल में जो इन्होंने काम किया है, जो इन्होंने दावे किए, लाजमी बात है कि गुनहगार भी यही है। इन्होंने इनकी तरजीहात में ये शामिल नहीं थी, वो टार्चर कर रहे थे डॉक्टर्स को, हेल्थ मुलाजमीन को, और ये सिस्टम को प्राइवेटाइज कर रहे थे MTI की सूरत में और RHDH के सिस्टम में। इस वजह से इनसे सब कुछ वो हेल्थ सिस्टम जो था वो इम्बैलेंस हो गया था और अपनी पॉलिसी भी कायम ना कर सके और सिस्टम चला भी ना सके।
नहीं तो अब जो सिस्टम चला ना सके, ना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके, एक तरफ तो लॉ एनफोर्समेंट है और दूसरी तरफ सेहत का शोबा है, तो क्या आप समझते हैं क्योंकि इस दौरान जिस तरह दहशतगर्दी बढ़ने के खदशात का इजहार हो रहा है, वहाँ का हेल्थ सिस्टम अफोर्ड कर सकता है इस पूरी सूरत हाल को? और दूसरी बात, क्या जो वहाँ पर कोई कैपेसिटी बिल्डिंग हुई भी थी अस्पतालों में, कोई बेड्स आए नए, इक्विपमेंट आई नई इस 9 साल हुक्मरानी के दौर में, क्योंकि ऑलरेडी सूबा सब में ज्यादा मुतासिर था दहशतगर्दी से, क्या कुछ काम हुआ था कि अस्पतालों की कैपेसिटी बिल्ड की जाए, या बिल्कुल भी कोई फंड नहीं लगे, कोई काम नहीं हुआ इस बारे में? डॉक्टर साहब देखिए, सूबे को जो जरूरी बातें थी उस पे काम हम बार बार कह रहे थे, और हमने सबका चीफ जस्टिस थे हमारे साकिब निसार साहब, उनके समोटो एक्शन में भी हम ये बात लाए थे कि सूबे को ज्यादा जरूरत है। गालिबन राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया डॉक्टर स्फंदियार साहब से के सूबे में नई आईसीयूज बने, नए बेड्स आईसीयू के जो बेड्स हैं वो कायम हो, यहाँ पे इंटेंसिविस्ट लाए जाए। यहाँ पे जो बार बार देखे हमारे पास सूबे में इंटेंसिविस्ट नहीं है, वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो एनेस्थीसिया के बाद, जो मेडिसिन के बाद सुपर स्पेशलिटी करते हैं आईसीयू केयर में, वो हमारे साथ सूबे में कमी है शदीद। हमारे पास जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी कमी है, हमारे पास आईसीयू बेड्स की कमी है। हमें इन पे इमरजेंसी बुनियादों पे काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चल तनकीद काफी है, हम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें प्रोडक्टिव वर्क करना चाहिए। जो इंटरम गवर्नमेंट आई है, इन्हें भी अभी तरजीहात में हेल्थ को टॉप पे रखना चाहिए और इन पे इमरजेंसी बुनियादों पे वर्क करना चाहिए कि अगर खुदा न ख्वास्ता फिर ऐसे वाकयात होते हैं तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है और हम क्या करेंगे। जी, और डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि ये तो इलेक्शंस की जो बात अभी हम कर भी रहे थे, क्या हम अफोर्ड भी कर सकते हैं इलेक्शंस, या बड़ा जरूरी है कि पहले हम ये जो सारा जो गवर्नेंस का गंद है और हर सूबे में जो कहीं ना कहीं शॉर्टफॉल्स हैं इनको दूर करें, मईशत को बेहतर करें, दहशतगर्दी के जो बेकाबू जिन है इसका सामना करने के लिए अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, लॉ एनफोर्समेंट की, हेल्थ की, और या इस वक्त हम इलेक्शन खेल भी सकते हैं चीमा साहब इस सूरत हाल के अंदर? देखें, जो सूरत हाल है इस वक्त मईशत की तबाही का जो मैग्नीट्यूड है, जो वॉल्यूम है, उसको आप देखें, और दूसरा ये कि जो जिस तरह दहशतगर्दी का जिन बेकाबू हुआ है, इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि गैर मामूली सूरत हाल जो है इसका तकाजा ये है कि सबसे पहले इस पे काबू पाया जाए, दहशतगर्दी पे काबू पाया जाए और मईशत को बेहतर किया जाए, ताकि ये आवाम को ही उनको ये कि उनकी सांस बहाल हो, वो सांस लेने के काबिल हों। इस वक्त तो ऐसे है जैसे ये कि बिल्कुल ये कि मईशत हमारी वेंटिलेटर पे है और उसकी वजह से कौम का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मईशत की बहाली के लिए एमरजेंसी इकदाम किए जाएँ और ये दहशतगर्दी पे काबू पाने के लिए पूरी कौम को इकट्ठी होकर एक पॉलिटिकल विल की, एक डिटर्मिनेशन की, एक रिजॉल्व की ज़रूरत है, एक अज़्म की ज़रूरत है, एक तहैया कर लेना चाहिए कि हमने इसके ऊपर काबू पाना है। और इसके लिए उसके लिए मुख्तलिफ तदाबीर हो सकती हैं, मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो सामने आनी चाहिए और पूरी कौम को मिलकर इस दहशतगर्दी के जिन पे काबू पाना चाहिए। ये नासूर है, इसका खात्मा ज़रूरी है। सही, और इस वक्त मजीद सियासी तफरीक, सियासी इंतशार, इलेक्शंस, ये तो शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑलरेडी हम $126 अरब का नुकसान दहशतगर्दी की वजह से भुगत चुके हैं, मजीद अब दहशतगर्दी का जिन बेकाबू हो चुका है, फिर नई लहर आई है। अब दुरुस्त कह रहे हैं कि इस वक्त हमें इसका सामना करना चाहिए, लेकिन ये निसार साहब नजर आ नहीं रहा होता हुआ, फिर एक आईनी रास्ता भी है, तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन होगी? किस तरह से हम ये सब कर सकते हैं जो आप बता रहे हैं, क्योंकि फिर 90 दिन के अंदर सूबाई इलेक्शंस और दीगर बातें हो रही हैं, ये कैसे हो सकता है मुमकिन सब चीजें? जी देखिए, हम तो वैसे मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी वैसे तो तैयार है इलेक्शन में जाने के लिए, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जो मजबूरी तौर पे सूरत हाल है मुल्क की और जिस तरह ये है कि जो कुछ हम देख रहे हैं और जिस तरह ये खून बह रहा है, मस्जिदें भी महफूज नहीं है, और इस सूरत हाल में क्या ये है कि ये कौम अफोर्ड कर सकती है? यानी किस तरह का ये माहौल है जिसमें यह है कि क्या इलेक्शन मुमकिन है? मुमकिन भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब तक दहशतगर्दी पे काबू ना पाया जाए और जब तक मईशत जो है इसको बेहतर करने के लिए, इसको संभालने के लिए हंगामी इकदाम ना किए जाएं, उस वक्त तक यह कि कौम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं होगी, ना ये इलेक्शन का माहौल होगा। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर जो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, कोई जो बुनियादी फैसले हैं दहशतगर्दी पे काबू पाने के लिए, वो करने चाहिए।
सही। और साथ साथ मैं निसार जी बस आपसे एक और चीज़ भी पूछना चाहूँगा कि खैर पख्तूनख्वा पे हम अक्सर स्टोरीज भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ के जो लीडर्स अपोजिशन में हैं वो ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले एहतसाब होना चाहिए 1-1 रुपए का। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी आज कहा कि 40 अरब रुपए हमने साल के दिए इनको और कुछ हुआ नहीं, तो क्या आप समझते हैं कि ये भी होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो कौन करेगा क्या, या फिर हमें एहतसाब भी इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते इस सूरत हाल में? नहीं, देखें बात यह है कि ये एहतसाब होता रहता है, एहतसाब भी होता रहेगा, आइंदा हुकूमत कर लेगी, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं दहशत गर्दी के और साथ ये है कि मईशत की बर्बादी के, उस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में अफोर्ड नहीं कर पाते, और ना ये है कि ना ये कर पाएंगे, ना ये है कि इस वक्त ये को फ़ज़ा इस तरह की बन पाएगी। अवाम इस तरह इलेक्शन में कैसे जा सकते हैं? ना कोई जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना ये है कि मस्जिदें तक महफूज नहीं है। इस सूरत हाल में कैसे कौम इलेक्शन के लिए जाएगी? सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद आते हैं मजीद अहम तरीन गुफ्तगू इस सूरत हाल पर। आपको बता रहे हैं खैर पख्तूनख्वा में करप्शन के किस्से रोज़ नई दास्तानें सामने आ रही हैं, जाली भर्तियाँ हो, सेहत की सूरत हाल हो, या फिर वहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग में जो नाक़िस हिकमत अमली हो। इस ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू होगी सियासी हालात पर भी और दहशतगर्दी के बेकाबू जिन पर भी, कि कैसे काबू में करना है। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने सुबह खैर पख्तूनख्वा में नाक़िस हुक्मरानी, तर्ज हुक्मरानी की वजह से जो खमियाजा वहाँ की आवाम को भुगतना पड़ा है वो आपके सामने रख रहे हैं। किस तरह से सूबे के अंदर बेदरेग तरीके से एक्सचेकर को, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। नैब अब कुछ केसेस में आगे बढ़ रहा है। आपके सामने एक हमने नोटिस रखा है, कॉल अप नोटिस, जो वहाँ पर महकमा सेहत के ADG साबिक को भेजा गया है, जिस नोटिस के मुताबिक उन्होंने तमाम तफसीलात तलब की गई हैं कोरोना वायरस के फंड्स में होने वाली मुबीना बेज़ाब्तगियों की, जिसकी जो कुल मिकदार 2.9 अरब रुपये बनती है। और इस सूरत हाल के अंदर जब सूबा दहशतगर्दी का सामना कर रहा है और पूरा मुल्क ही कर रहा है, लेकिन क्योंकि फ्रंट लाइन पर है सूबा, वहाँ पर सेहत के शोबे के साथ जो नाक़िस हिकमत अमली रखी गई उसकी वजह से बेतहाशा नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। हमने रिसेंटली भी पेशावर में होने वाले धमाके में लोगों की जानिब से, वुर्सा की जानिब से कंप्लेंट सुनी कि अस्पतालों में कितनी नाक़िस सूरत हाल मौजूद थी। वहाँ पर बेड, स्ट्रेचर्स की कमी थी। कल भी हमने मौके जाना था ऑन ग्राउंड, तो बताया गया था कि वहाँ पर किस तरह इक्विपमेंट की कमी भी नजर आती है, जिस वजह से लोग अलग मुतासर हो रहे हैं। तो इस सूबे को हर तरह से नुकसान पहुंचा इस 9 साल दौर के अंदर। मैं डॉक्टर असमंदिया साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम इलेक्शंस की बात ही कर रहे हैं, आपने अभी बताया कि निगरान हुकूमत को चाहिए। निगरान हुकूमत तो क्या चाहिए सेहत के हवाले से अगर आपसे पूछूं खैर पख्तून, वो कौन से इकदाम हैं जो आप समझते हैं कि फौरी तौर पर उठाने चाहिए, या वो कौन से फंड्स हैं या कौन से स्टेप्स हैं जो फौरी तौर पर लेने चाहिए बिफोर इलेक्शंस सेहत के शोबे को रिवाइव करने के लिए? वहां पर देखिए, यहाँ पे इस सूबे पे काफी तजर्बात हो चुके हैं, MTI के नाम पे और HADHA के नाम पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे, और इससे सारा सिस्टम खराब हुआ है। यहाँ से ब्रेन ड्रेन काफी हो चुकी है, काफी डॉक्टर्स, टैलेंटेड डॉक्टर्स बाहर मुल्क चले गए हैं, सूबा छोड़ चुके हैं। तो हम इंटरिम गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे काम करें, इमरजेंसी बुनियादों पे ICU पे काम करें। जो पॉलिटिकल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जो किसी नाअहल लोगों को लाया गया, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाए गए, उन्हें डायरेक्ट आप रिलीव करें, नए टैलेंटेड लोग सामने लाएं जो इस सिस्टम को चलाएं, पॉलिटिकली करप्ट लोग ना हो। और इस सिस्टम में जो पॉलिटिकल किस तरह से आ रही है, ये तो मेरिट पे आने का दावा करते रहे, ये कहते रहे इनके पास एक ड्रीम टीम मौजूद है, तो वहां पर जो तैनातियां हुई हैं पिछले 9 साल में महकमा सेहत में, आप कह रहे हैं पॉलिटिकली करप्ट हैं, क्या वो करप्शन में मुलविस हैं, सियासी तौर पे वाबस्तगियां हैं, क्या मसला क्या है उनका? क्योंकि तो मेरिट पे लाए थे लोग। जी, मेरिट का क्राइटेरिया ये नहीं हो सकता कि बंदा शौकत खानम से हो सिर्फ। यहाँ पे जो नुशरवान भरकी को लाया गया वो इमरान खान का रिश्तेदार था। यहाँ पे अयूब मेडिकल कॉलेज की जो अयूब कम्प्लेक्स के जो चेयरमैन थे वो भी शौकत खानम से थे। फैसल सुल्तान को 9 साल यहाँ रखा गया, जो मरकजी करदार निकला है, जो जिसका नाम बार बार आ रहा था, जहाँ ऑक्सीजन की कमी से लोग डेथ हुई थी, उनमें इनका भी नाम आ रहा था। इस तरह डी खान में नाअहल लोगों को पहले लाया गया, जिसे 2-3 मरतबा करप्शन की बुनियाद पर टर्मिनेट किया गया, फिर उनका एहतसाब नहीं हुआ। इसी तरह बनू में सामने आई करप्शन, उनका एहतसाब नहीं हुआ। इसी तरह आपको मालूम होगा कि नौशहरा में बोर्ड्स करप्शन
की बुनियाद पे खत्म हुए। फिर एक ऐसे बंदे को बोर्ड्स में लाया गया जो दूध बेच रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये प्रोफेशन दूध बेचने वाले अच्छे लोग नहीं है, लेकिन वो कैसे हॉस्पिटल चलाएंगे? कैसे एक दूसरे डिपार्टमेंट वाला डॉक्टर जाएगा और डॉक्टर एक अदालत में बैठ जाए कि मैं आज इस बोर्ड ऑफ गवर्नर हूं और मैं इसके फैसले करूं? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस तरह एक सिवा लोग आके इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बैठ के डॉक्टर्स के फैसले करे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बाकी जो बात की है, आप देखें जो भी एमटीआई है वहां पे बात क्या हुई है, सियासी लोग आए हैं, उन्होंने अपने लोगों को भर्ती करवाया है। कोई गया, किसी ने क्लास 4 भर्ती गए। रिसेंटली हमें कुछ इतलाज मिली है कि डी खान में 200 से ज्यादा भर्तियां हुई है क्लास 4 की। भाई ये हॉस्पिटल्स क्लास 4 के लिए बने थे, ये बड़ी आवाम की अंदरनाक और दर्दनाक ये दास्तान है। हम उम्मीद करते हैं ये सब एहतसाब भी हो। मिसान साहब भी अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। जाहिद खान साहब आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। आप फरमाइएगा जाहिद खान साहब, क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सवाल उठाया कि 40 अरब रुपए सूबाई हुकूमत को दिए गए खैर पख्तूनख्वा की, नहीं पता चला ना कैपेसिटी बिल्डिंग पे खर्च हुए। उधर नैब नोटिस ले रहा है कुछ केसेस के ऊपर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नैब को कह रही है कि आप आगे बढ़ें इन केसेस के ऊपर। जाली भर्तियों के किस्से सामने आ रहे हैं, सेहत का हाल बुरा है, हम सेहत पे बात कर रहे हैं। तो ये 9-10 साल की हुक्मरानी में आखिर हुआ क्या है सूबे के साथ, और कितनी जो आज खमियाजा हम भुगत रहे हैं, भले वो दहशतगर्दी हो या वो जो अस्पतालों की सूरत हाल हो, उसकी वजह कितनी ये 9 साल हुक्मरानी है आपकी नजर में? जाहिद साहब देखिए जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे सूबे में जब एनएफसी अवार्ड हुआ था 2010 में और उसमें 18 अमेंडमेंट में, तो उसमें हमें ये पैसे मिले थे और हम लोगों ने उसके बदले में, जो कि आपको पता था कि 2009 में हमने ऑपरेशन शुरू किया, पूरा मलाकन डिवीजन दहशतगर्दों के कब्जे में चला गया था। वहां पाकिस्तान का झंडा कोई लहरा नहीं सकते थे, स्कूलों में कोई बच्चे जा नहीं सकते थे, लेकिन हमने मुकाबला किया और वहां से दहशतगर्दों को निकाल दिया। और आपको याद हो कि 35 लाख लोग नीची डिस्ट्रिक्ट में लेके आए हम लोग और उनको नीची भी रिहाइश दे दी, और जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो फिर हमने उसको वापस अपने इलाकों में आबाद कर दिया। और उसके बाद आपको मालूम है कि मलाकन डिवीजन में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, इसके बावजूद कि हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां भी दी। हमारे पार्टी ने 1000-1200 हमारे कारकुन और लीडर शहीद हुए। अब मुझे बता रहे कि जब हमारे वक्त में हमने नए यूनिवर्सिटीज बना दिए उसी पैसों से, जो हमारे पहले पाकिस्तान बनने के बाद सिर्फ 8 यूनिवर्सिटीज थे। तो ये जो हमने अगर 3 साल में इतना किया, तो ये 10 साल में ये इतना पैसा तो गया है। तो ये सही कह रहे कि वो कहाँ गया। सबसे बड़ी करप्शन की मैं आपको बात बता, 2013 में अगर आपको याद होगा, जब पीटीआई की हुकूमत आई तो इमरान खान ने कहा कि मेरे नेप पे मुझे इतराज है, नेप पे मुझे भरोसा नहीं है, मैं अपना एहतिसाब कमीशन बना रहा हूं। और उसने अपना एहतिसाब कमीशन बनाया, आपको याद होगा, 1 अरब रुपए उस पर भी लगा दिया और उसका एक जनरल उसको उसका हेड बना दिया। जब उसने इंक्वायरी की 6 महीने के अंदर अंदर 12 फाइलें इसने बना के चीफ मिनिस्टर परवेज खटक उस समेत इमरान खान को दिखे कि आपके ये सारे वजीर करप्शन कर रहे। तो अगर हमने हिसाब कर रहे तो पहले यहां से शुरू करते। आपको याद होगा कि वो जनरल बेचारे को तो फारिग कर दिया और फिर वो जो एहतिसाब कमीशन बनाया था उसको अपने हाथ से ताला लगा दिया, उसको खत्म कर दिया। ज़ियाउल्लाह तोड़ू साहब का भी मामला सामने आया था, जिन्होंने इन्हीं की करप्शन का किस्सा सामने उठाया था। लेकिन यहाँ पर जाहिद खान साहब, अभी जैसे वाईडीए वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर निसार चीमा साहब भी सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा, वो बता रहे हैं वाईडीए वाले के सेहत के अंदर किस तरह बगैर मेरिट के भर्तियां हुई। नैब को कुछ कंप्लेन अरसाल हुई है, मेरे सामने मेरे हाथ में एक कंप्लेन है, मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि अभी नैब इस पर काम कर रहा है। इस कंप्लेन के मुताबिक एक एमपीए ने अपने भाई, अपने 2 भाई, भतीजे, बहन का बेटा, भतीजा, बहन का बेटा, भतीजा, बहन, मतलब मामू का बेटा, चाचाजाद भाई, कुछ 27-28 नौकरियां, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई इमरजेंसी अफसर है, कोई रिसर्च डेवलपमेंट में है, कोई फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन है, कोई क्लास 4 का, कोई क्लास एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एक एमपीए ने इतनी मुलाजमत अपने रिश्तेदारों में बांटी हैं, तो ये दीगर हलकों में क्या हुआ है, वहां पर क्या सूरत हाल रही है? देखिए जी सब बातें इससे 100% और ज्यादा है। अच्छा। जो आप कह रहे हैं, जो आप आदाद शुमार बता रहे हैं, इससे ज्यादा है। और जो अपने रिश्तेदार नहीं थे उनको नौकरियां बेचे 4-5 लाख के स्केल के हिसाब से। अगर 1 नंबर स्केल है तो 1 लाख रुपए, अगर 17 स्केल है तो 17 लाख रुपए एक बंदे ने दिया है। और मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त हम हुकूमत छोड़ रहे थे
तो उस वक्त हमारे पास जो और सरप्लस था। और हमने जब छोड़ दिया था तो 1947 से लेकर 2013 तक ये हमारा सुबह 97 अरब रुपए मकरूज था। अब आपको पता है कि ये जो फेडरल से पैसे मिले, इसके अलावा 1000 अरब अभी इस वक्त वो हमारा सुबह मकरूज हो चुका है इन लोगों की वजह से। ये सारी जितना करप्शन किया हुआ है उसके हद ही नहीं है। देखिए मालम जबर का देखो, बीआरटी देखो, ये बिलियन ट्रीज देखो, बिलियन ट्री में इससे भी ज्यादा जो आप कह रहे हैं ना इसमें भी ज्यादा लोग नौकर नाम तो लिखे। साहब मैं एक और बड़ा अहम सवाल है, मैंने अभी निसार चीमा साहब से पूछा था, मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि आप समझते हैं, आप खुद भी एक जीरा के एक अहम सियासतदान सीनियर हैं, आप सारे आपने कितने इलेक्शंस देखे हैं, इन हालात में इलेक्शंस क्या हो सकते हैं, मुमकिन है आपके सूबे की अगर मैं बात करूं, फिर मुल्क की मजमूई तौर पर बात भी करूं, इसमें माशी और सिक्योरिटी दोनों खदशात को सामने रखते हुए अगर सवाल पूछूं आपसे तो मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। अगर आपने देखा होगा जो हमारी हुकूमत खत्म होगी और हम इलेक्शन के लिए चले गए 2013 में, तो हमने अपने शहीदों को, आपको याद होगा, जनाजे उठा रहे थे। और कि मुला हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और वो हमें न तो जलसा करने दे रहा था न कॉर्नर मीटिंग करने दे रही थी। और हमने उसी इलेक्शन में तकरीबन 100, 150, 160 लोगों के हमने शहीदों के जनाजे उठाए थे। 2018 के इलेक्शन का अगर आप देखें, 2018 के इलेक्शन में हारून बिलोर को शहीद किया गया और ये मैसेज दिया गया कि जी आप लोग नहीं निकलेंगे, अगर आप निकलेंगे तो हम आपको मारेंगे। और आज तक ये मसला आज तक कायम है। कि मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं कि इस सूरत हाल में कि आपकी मैशत तबाह है, आपकी लाइन खास कर हमारे सूबे के 1.5 साल से हम सीख रहे थे कि वो जो दहशतगर्द है, जो टीटीपी अपने को थे, वो बिर मुनज़्ज़म हो रहे हैं और हालात बहुत खराब हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त इमरान खान इधर बैठा होता, बल्कि वो खुशियां मना रहा था कि अफगानिस्तान में हमारे लोग बैठ गए, तालिबान जिसको हम सपोर्ट करते थे, और उन्होंने कहा कि उन्हें गुलामी की जंजीरें तोड़ दिए। और कफाफी आपको मालूम होगा जो जनरल गया हुआ था ईसाई के, जनरल का क्या काम था। और फिर उसी जनरल ने उनके साथ जो माहिदा किया, माहिदे का कोई पता ही नहीं है कि क्या माहिदा। अब हम इलेक्शन में नहीं जा सकते इन हालात में, आपको भी यही लगता है कि ये बिल्कुल नाकिस होगा कि और यह नहीं सोचा जा सकता, यही आपका मौक़िफ़ है। मैं ज़ाहिर साहब मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका भी, डॉक्टर निसार चीमा साहब का डॉक्टर्स फंड प्रोग्राम में साथ मौजूद रहे। आज तफसीलन हमने गुफ्तगू करी, वज़ीर साहब ने बयान दिया कि फंड्स गए तो आखिरकार कहाँ गए, सवालात उन्होंने चुपते हुए उठाए, हमने आपको मज़ीद तफसीलात